हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिबरलिज्म एज एन आइडियोलॉजी। लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? जो लिबरलिज्म वर्ड है वो लैटिन वर्ड से निकला है, लिबर, जिसका मतलब होता है फ्री। तो लिबरलिज्म एज एन आइडियोलॉजी वाज इवॉल्व्ड टू लिक्विडेट फ्यूडल प्रिविलेजेस ऑफ लैंड ओनिंग क्लास एंड नोबिलिटी ऑफ मिडिवल यूरोप एंड टू क्रिएट फेवरेबल कंडीशंस फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर क्लास। तो इसका जो मेन फोकस है वो है लिबर्टी पे। लिबर्टी जो है इंडिविजुअल की, जो बोलते हैं कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो गोल है पब्लिक पॉलिसी का वो क्या है? लिबर्टी। पब्लिक पॉलिसी का जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोल है वो है लिबर्टी। लिबर्टी इम्प्लाइज द लिबरेशन फ्रॉम द रिस्ट्रेंट्स। किससे वो लिबरेट करने की बात करता है? लिबरेशन फ्रॉम जो रिस्ट्रेंट्स हैं इम्पोज किए गए हैं बाई अथॉरिटेरियन स्टेट। तो ये था मीनिंग, और इसका हम देखते हैं जो क्या कॉन्टेक्स्ट है लिबरलिज्म का। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है चैलेंजेस टू फेडरलिज्म। फेडरलिज्म नहीं, यहाँ पे आ गया फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म उस टाइम में क्या होता था, जैसे हायरार्की होती थी, जैसे क्राउन, उसके बाद जो लॉर्ड्स आते थे, उसके बाद जो वेसल्स, और उसके बाद सर्व्स। तो फीफ जो लैंड को बोला जाता था फीफ। तो इसको चैलेंज किया गया था। उसके बाद जो चर्च स्टेट कॉन्फ्लिक्ट था, यानी नोबल और जो क्लर्जी क्लास में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। उसके बाद जो एनलाइटनमेंट एज, जहाँ पे रीज़न की सॉवरेनिटी की बात की गई कि जो रीज़न है वो सॉवरेन है। उसके बाद रोमांटिसिज्म, जहाँ पे जो नेचर इमोशंस की और जो इंडिविजुअल की बात की गई। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसका जो स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक नई जो है जो एंटरप्रेन्योर क्लास बन जाती है। और उसके बाद जो लास्ट जो है एरिस्टोक्रेसी को जो चैलेंज कर रहे होते हैं, और जो एरिस्टोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ फ्यू रिच। ये सारे जो कॉन्टेक्स्ट है, बैकग्राउंड है, इसके बैकग्राउंड में जो डेवलप हुआ है लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म के जो जर्नल टेनेंट्स हैं या मीनिंग क्या है उसको देखते हैं। लिबरलिज्म ये मानता है कि जो ह्यूमन है वो क्या है? रैशनल बीइंग है। ह्यूमन इज़ ए रैशनल बीइंग। क्यों रैशनल बोलता है? क्योंकि वो बोलते हैं कि जो ह्यूमन है, मैन है, जो कैपेबल है जो डिसीजंस लेने हैं उसको खुद के लिए। दूसरा बोलते हैं जो सोसाइटी में जो कन्फ्लिक्ट की बात की जाती है, सोसाइटी में जो कन्फ्लिक्ट की बात की जाती है बिटवीन जो सेल्फ इंटरेस्ट है और जो कॉमन इंटरेस्ट है उसके बीच में। तो लिबरलिज्म उसको क्या करता है? डिनाई करता है, बोलता है कि यहाँ पे कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं है, सेल्फ इंटरेस्ट और कॉमन इंटरेस्ट है, इसके बीच में कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है। सोसाइटी ग्रो करती है जब इंडिविजुअल ग्रो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राइट्स गिवन बाय नेचर। बोलते हैं कि जो नेचर है उसने कुछ एसेंशियल जो राइट्स हैं वो दिए हुए हैं और वो ज़रूरी हैं सर्वाइवल के लिए, और कोई भी अथॉरिटी उसको छीन नहीं सकती है। उसके बाद सिविल लिबर्टीज़ टू बी प्रोटेक्टेड। जो सिविल लिबर्टीज़ है उनको प्रोटेक्ट करके रखना होगा। जो प्राइवेट स्फेयर है उसमें कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं की जाएगी बाय द अथॉरिटी, चाहे वो स्टेट है या फिर कोई अदर अथॉरिटी। उसके बाद जो फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें वो बात करते हैं कि जो ओनली जो ऑब्लिगेशन है इंडिविजुअल पे वो उसकी कंसेंट के बाद ही होगा। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एज ए कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, तो बोलता है कि जो ऑब्लिगेशन ओनली ऑन द कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल। उसके बाद पब्लिक पॉलिसी कैसे बनाई जाएगी? बाय द फ्री बार्गेनिंग बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। जो अलग अलग ग्रुप्स हैं समाज में, किसी भी सोसाइटी में, उनके बीच में जो फ्री बार्गेनिंग होगी उसके बाद जो है वो पब्लिक पॉलिसी बनेगी। वो एक प्रोडक्ट होगा बार्गेनिंग का। कोई भी टॉप डाउन प्लान इम्पोज नहीं किया जाएगा बाय द थर्ड पार्टी। उसके बाद जो लिबरलिज्म है उसके डिफरेंट स्कूल्स हैं, ब्रांड्स हैं, टाइप्स, या फिर हम फेजेस बोल सकते हैं। सबसे पहला जो अर्लीस्ट जो है वो है क्लासिकल लिबरलिज्म। उसके बाद मॉडर्न लिबरलिज्म और न्यू क्लासिकल या फिर कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म भी हम बोलते हैं। इसको समझने के लिए हमें ऐसा देखना होगा, जैसे क्लासिकल लिबरलिज्म है उसके कुछ टेनेंट्स हैं और उसका कुछ इम्पैक्ट रहा होगा, उसके कुछ थिंकर्स होंगे, और उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट रहे होंगे उसको दूर करने के लिए उसको क्रिटिसिज्म हुआ होगा। उसके बाद डेवलप हुआ मॉडर्न लिबरलिज्म, और मॉडर्न लिबरलिज्म से भी कोई जो नुकसान हुआ होगा,
जो प्रैक्टिकल जो उसका जो इम्पैक्ट रहा होगा उसको दूर करने के लिए, अवॉइड करने के लिए फिर जो है न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म को अपनाया होगा। यहाँ पे क्लासिकल लिबरलिज्म और जो न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म है ये ऑलमोस्ट सेम है। क्लासिकल लिबरलिज्म के जो बात करता है नेगेटिव लिबर्टी की, यानी लिबर्टी फ्रॉम द स्टेट, और न्यू क्लासिकल जो लिबरलिज्म है वही बात करता है नेगेटिव लिबर्टी की। मॉडर्न लिबरलिज्म बात करता है पॉजिटिव लिबर्टी की, क्योंकि वो बात करता है कि यहाँ पे स्टेट के पास जो है वो पावर होनी चाहिए और वो रेगुलेट कर सकती है जो अफेयर्स हैं, किस काम के लिए, पर्पस क्या होगा, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। फर्स्ट है क्लासिकल लिबरलिज्म, इसमें कौन कौन से मेंटेनेंस हैं वो बात करते हैं। फर्स्ट जो है नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स में वो क्या बोलते हैं, जैसे जॉन लॉक बोलते हैं कि जो लाइफ, लिबर्टी और जो प्रॉपर्टी है, तीन जो मेन राइट्स हैं, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी है, ये नेचर के द्वारा दिए गए इंडिविजुअल को, और उसको स्टेट उनको डिनाई नहीं कर सकती, और स्टेट उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे है, ना कि उनको उनसे छीनने के लिए। तो स्टेट को वो प्रोटेक्ट करने चाहिए थ्रू लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूशन एंड एजुकेशन। इसके बाद जो जेरेमी बेंथम थे उन्होंने पहले आगे जॉन लॉक, उसके बाद जो जेरेमी बेंथम थे उन्होंने ऐड किया था लीगैलिटी टू दीज राइट्स, उन्होंने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया था, नेचुरल राइट्स को। उसके बाद जो नेगेटिव लिबर्टी की बात आती है, नेगेटिव लिबर्टी में वो कहते हैं कि स्ट्रेस देते हैं नेगेटिव लिबर्टी को, मतलब कि जो निगेशन ऑफ रोल ऑफ स्टेट, जो स्टेट का रोल है उसको निगेट करते हैं। यहाँ पर बोलते हैं कि स्टेट का रोल इतना नहीं होना चाहिए, स्टेट का सिर्फ इतना ही रोल होना चाहिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखें, और जो इंडिविजुअल हैं उनको फ्री छोड़ दिया जाए, जो भी उनकी चॉइस है वो काम कर सकें। लेटिंग हिम डिसाइड एंड डू फॉर हिज ओन वेलबींग, अपनी वेलबींग के लिए जो भी करना चाहते हैं उनको फ्री छोड़ा जाए। स्टेट के पास कोई भी पावर नहीं है, और जो पावर है वो बहुत ही लिमिटेड है इंटरफेयर करने की। तो ये क्या करती है, नेगेटिव लिबर्टी का मतलब यही है कि स्टेट पे ये लिमिटेशंस लगाती हैं। थर्ड जो है इसका मिनिमल स्टेट। फिर से जहाँ पे स्टेट की बात हो रही है, यहाँ स्टेट क्या बोलते हैं कि ये स्टेट है वो मैन मेड इंस्टीट्यूशन है थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और इसीलिए बहुत ही लिमिटेड पावर है इसकी। तो जो मेन फंक्शन जो है वो स्टेट का वो है लॉ एंड ऑर्डर को जो प्रोटेक्ट करना, और जो राइट्स हैं इंडिविजुअल के उनको प्रोटेक्ट करना। कोई भी यहाँ पे वेलफेयर जो स्कीम्स वगैरह, जो वेलफेयर स्टेट के द्वारा कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा, और स्टेट को सिर्फ एक नेसेसरी एविल के दौर जो के नाम पे माना जाता है। स्टेट इज़ नेसेसरी एविल, एविल कौन बोलता है, थॉमस पेन। उसके बाद जो है लेजिस्फेयर इकोनॉमी, कॉलबर्ट एंड जेंडर 1681, यहाँ पे बोलते हैं कि लेट अस डू या फिर लिव अलोन, बोलते हैं कि इंडिविजुअल को फ्री छोड़ दो, कोई भी इंटरवेंशन वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसको सपोर्ट करते हैं जो एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ वो बोलते हैं कि जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इनविजिबल हैंड का, कि मार्केट को फ्री छोड़ दो, इकोनॉमी को फ्री छोड़ दो, कोई भी वहाँ पे इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, और उसको मार्केट फोर्स जो हैं वो खुद मेंटेन करेगी और वो इक्विलिब्रियम बना के रखेंगी, जिसको वो नाम देते हैं इनविजिबल हैंड। स्मिथ इनविजिबल हैंड। नेक्स्ट जो है वो यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म का जो आइडिया है वो जेरेमी बेंथम ने दिया था पहले, उसके बाद जे.एस. मिल वगैरह उसको मॉडिफाई करते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म में बोला जाता है कि जो कॉन्सेप्ट है फेलिसिटी कैलकुलस का, यानी जो यूटिलिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका जो फार्मूला देते हैं। लेटर ऑन जो मॉडिफाई किया गया था जे.एस. मिल के द्वारा बाय एडिंग एलिमेंट ऑफ क्वालिटी टू द यूटिलिटी। जो जेरेमी बेंथम का जो कॉन्सेप्ट था और उसके बाद जो जे.एस. मिल का कॉन्सेप्ट था उसमें इतना ही फ़र्क था कि जो जेरेमी बेंथम बात करते हैं वो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं, यानी वो तो वहाँ से वो इसमें वो क्वांटिटी की बात करते हैं। लेकिन जो जे.एस. मिल हैं जो वो बात करते हैं क्वालिटी टू द यूटिलिटी, वहाँ पे वो क्वालिटी वाला जो है वो ऐड करते हैं, और वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हैप्पीनेस और जो प्लेजर है उसमें क्या डिफरेंस है। उसके बाद जो पॉइंट है वो है जस्टिस एज फ्री कंपटीशन। जस्टिस क्या होगा, जस्टिस कैसे होगा,
बोलते हैं कि जो टैलेंटेड है, जिसके पास मेरिट है, वो प्रिवेल करेगा और यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। सोशल डार्विनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको माना जाता है नेचुरल सिलेक्शन वाला। नो लेवरेज, किसी को कोई लेवरेज नहीं मिलेगी, कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, कोई भी इनिशिएटिव सरकार के द्वारा नहीं लिया जाएगा। उसके बाद जो लास्ट है इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म क्या बात करता है? फ्रीडम ऑफ एक्शन ऑफ फॉर इंडिविजुअल ओवर द स्टेट कंट्रोल। स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, जो इंडिविजुअल एक्शंस हैं इंडिविजुअल फ्री होने चाहिए। बोलते हैं कि इंडिविजुअलिटी जो है वो प्राइमरी है एंड नॉट द कलेक्टिविटी। इंडिविजुअल को ही एंड माना जाता है। वो बोलते हैं कि इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट है उनको सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता इन द नेम ऑफ कॉमन काज। व्हेन इंडिविजुअल ग्रोज सोसाइटी ग्रोज। जैसे इंडिविजुअल ग्रो कर रहा है तो सभी इंडिविजुअल ग्रो करेंगे तो क्या होगा? सोसाइटी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। और यहाँ पे जो सोसाइटी के नाम पे इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं, जो उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोई वो वैलिडिटी नहीं है। ये था जो टेनेंट्स नेगेटिव लिबर्टी यानी जो क्लासिकल लिबरलिज्म के। और क्लासिकल लिबरलिज्म के कौन कौन से जो थिंकर्स हैं हम उनको देख लेते हैं इसके साथ ही। जॉन लॉक जो फादर ऑफ लिबरलिज्म माना जाता है जिनको। उसके बाद जो उनकी बुक्स हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्रोनोलॉजी में, और इस पे तो क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं बोलते हैं कौन से जो स्ट्रीम है उसका थिंकर्स कौन से। जैसे क्लासिकल लिबरलिज्म है जॉन लॉक, उसके बाद एडम स्मिथ, उसके बाद जो डेविड रिकार्डियो, जेरेमी बेंथम और जे.एस. मिल। तो जॉन लॉक ने कौन कौन सी बुक्स लिखी? लेटर्स कंसर्निंग टॉलरेशन 1689, उसके बाद ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट 1689-90, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1690। उसके बाद एडम स्मिथ जो फादर ऑफ कैपिटलिज्म माने जाते हैं, उन्होंने बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस 1776, जो कॉन्सेप्ट देते हैं इनविजिबल फोर्सेस का, इनविजिबल हैंड्स। उसके बाद जो डेविड रिकार्डो, ये इंटरनेशनल लेवल पे फ्री ट्रेड की बात करते हैं। जेरेमी बेंथम जो थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स और यूटिलिटेरियनिज्म के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद जो है जे.एस. मिल जो जेरेमी बेंथम का जो कॉन्सेप्ट है यूटिलिटेरियनिज्म का उसको मॉडिफाई करते हैं और हैप्पीनेस का जो उसमें डायमेंशन है वो लाते हैं। उसके बाद जो जे.एस. मिल को ब्रिज माना जाता है बिटवीन क्लासिकल एंड मॉडर्न लिबरलिज्म। तो यहाँ पे जो जेरेमी बेंथम है वो मॉडर्न लिबरलिस्ट भी हैं और क्लासिकल भी। इनकी बुक्स हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऑन लिबर्टी 1859, यूटिलिटेरियनिज्म 1861, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861, और जो लास्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सब्जुगेशन ऑफ वुमेन 1869। ये हमने फेमिनिज्म में भी देखा था। तो ये थे थिंकर्स। उसके बाद देखते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म। मॉडर्न लिबरलिज्म को देखने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने जो क्लासिकल लिबरलिज्म देखा उसके टेनेंट्स देखे, उसके हमने थिंकर्स देखे। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी जो लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से जो मॉडर्न लिबरलिज्म आया। तो क्लासिकल लिबरलिज्म में कुछ कॉन्सेप्ट थे जैसे यूटिलिटेरियनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। इसी वजह से इसको बाद में बोला गया पिग्स फिलॉसफी। यूटिलिटेरियन अप्रोच की वजह से इसको पिग्स फिलॉसफी बोला जाने लगा। क्या नेगेटिव्स थे, क्या नुकसान हुआ इससे? कैपिटलिज्म से जो इनइक्वालिटी बढ़ी, एक्सप्लॉयटेशन हुई, जो वर्कर क्लास है उनकी, सोशल डार्विनिज्म जो वीक है वो और वीक होता गया, डिस्प्रपोर्शनेट वेल्थ इनइक्वालिटीज़, हेल्पलेस स्टेट, यहाँ पे कुछ जो डिप्रेशन वगैरह है, जो भी इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह ये चीज़ें, इसको स्टेट नहीं रोक पाई, चाह के भी नहीं रोक पाई क्योंकि उसके पास पावर्स ही नहीं है। उसके बाद जो एटोमिस्टिक इंडिविजुअलिज्म, यहाँ पे कोई भी कलेक्टिव फीलिंग्स नहीं है, ऐसे एटोमिस्टिक इंडिविजुअलिज्म की बात करता है ये। तो ये सारे जो इसके ड्रॉबैक्स थे, नेगेटिव्स थे, जो लिमिटेशंस थी इसकी। इसके रिस्पॉन्स में जो अर्ली सोशलिस्ट थे जैसे साइमन फोरियर एंड रॉबर्ट ओवन, इन्होंने ट्राई किया कैपिटलिज्म को ह्यूमनाइज करने की बाय रिमूविंग एक्सप्लॉयटेशन। जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको रिमूव करके इसको ह्यूमनाइज करने की कोशिश की। मार्क्स और जो अदर थिंकर्स जैसे लेनिन, स्टालिन वगैरह, उन्होंने क्या किया? गिव ए कॉल टू वर्कर्स यूनाइट एंड एडवाइज्ड साइंटिफिक रेवोल्यूशन। उन्होंने क्या कॉल दी वर्कर्स को कि यूनाइट हो जाओ और एडवाइस किया कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है उनके लिए उनको वो इनसिक्योर हो गया, उनके लिए क्या था? एक थ्रेट। तो
कैपिटलिस्ट और लिबरल जो डेमोक्रेट्स थे उन्होंने खुद ही रिफॉर्म्स लाने शुरू कर दिए लिबरलिज्म में। तो उसके बाद जो ग्रेट डिप्रेशन आया 1930s का, यहाँ पे जो फ्री मार्केट का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा ही कोलैप्स कर गया। इसके बाद उन्होंने इसको रिफॉर्म करने की कोशिश की। तो उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आया मॉडर्न लिबरलिज्म। तो मॉडर्न लिबरलिज्म में उन्होंने बात की पॉजिटिव लिबर्टी की। पॉजिटिव लिबर्टी में उन्होंने एंश्योर्ड या फिर फैसिलिटेटेड राइट्स की बात की, जो पहले नेचुरल राइट्स की बात करते थे नेगेटिव लिबर्टी में यानी क्लासिकल लिबरलिज्म में। अब यहाँ पे बात हो रही है एंश्योर्ड राइट्स या फिर फैसिलिटेटेड राइट्स, यानी कि वेल डिफाइंड एंड लीगली एंश्योर्ड क्लेम्स होंगे जो सपोर्ट किए गए होंगे बाई फ्री लीगल एड। स्टेट टू प्ले प्रोएक्टिव रोल इन प्रोटेक्टिंग दीज क्लेम्स। जो स्टेट का रोल होगा वो प्रोएक्टिव होगा इसको, इन जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का। पॉजिटिव लिबर्टी, यहाँ पे लिबर्टी एमिनेटिंग फ्रॉम द रोल ऑफ स्टेट। यहाँ पे जो स्टेट का रोल है उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है ताकि इंडिविजुअल जो है वो लिबर्टी को एंजॉय कर पाए। जैसे जे.एस. मिल है उन्होंने भी डिफरेंशिएट किया था एक्शन, जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर्स रिगार्डिंग, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस और अदर रिगार्डिंग। उसके बाद जो ग्रीन टी.एच. ग्रीन वो भी लिबर्टी को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। वो बोलते हैं कि लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ डूइंग समथिंग विच इज़ वर्थ डूइंग। लिबर्टी इज़ कैपेसिटी ऑफ डूइंग समथिंग विच इज़ एज पर द लॉ ऑफ आवर बीइंग्स। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो है वेलफेयर स्टेट का। वेलफेयर स्टेट, यहाँ पे स्टेट के रोल को बढ़ाया गया। पहले जो स्टेट है उसको नेसेसरी एविल माना जाता था, पेन के द्वारा जो टर्म दी थी, बट इन मॉडर्न लिबरलिज्म जो स्टेट है उसको नेसेसरी टूल माना गया, सोर्स ऑफ वर्च्यू माना गया, क्योंकि ये इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकता है और उनको एनेबल कर सकता है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। और स्टेट के लिए बोला गया कि स्टेट इज़ देयर टू हिंडर दीज हिंड्रेंसेस। जो भी हिंड्रेंसेस हैं जैसे पॉवर्टी, डिजीजेस, डिस्क्रिमिनेशन, इग्नोरेंस, तो इन सब को ख़त्म कौन करेगा? स्टेट करेगी। तभी बोला गया स्टेट इज़ देयर टू हिंडर दीज हिंड्रेंसेस। उसके बाद मैनेज्ड इकॉनमी। मैनेज्ड इकॉनमी में क्या है? इंटरवेंशन जो है स्टेट के द्वारा किया जाएगा इकॉनमी में। डिमांड को कंट्रोल करेगा, सप्लाई को कंट्रोल करेगा एट मैक्रो लेवल। उसके बाद जो ह्यूमनाइज्ड यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म जो देखा था हमने जेरेमी बेंथम और जे.एस. मिल का, तो जे.एस. मिल का जो यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको हम देखते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म में। मिल ने रिफॉर्म किया था यूटिलिटेरियनिज्म को बाय एडिंग एलिमेंट ऑफ क्वालिटी टू सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल। उन्होंने कहा था कि आई वुड रादर बी डिससेटिस्फाइड सोक्रेटिस देन ए सेटिस्फाइड पिग। और उन्होंने रिजेक्ट किया था पॉपुलिस्ट एंड मेजॉरिटेरियन पब्लिक पॉलिसीज़ को। कोई पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ वो बोलते हैं कि यहाँ पे इंडिविजुअल की सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने जो हैप्पीनेस का जो कॉन्सेप्ट था उसको दिया था, हैप्पीनेस ऑफ सोल। नेक्स्ट जो है इंडिविजुअलिज्म, लेकिन कौन सा जो है? डेवलपमेंटल इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअल जो है फ्री हैं चूज़ करने के लिए अपने डेवलपमेंट के बारे में। चूज़ टू बी फ्री, चूज़ टू बी मेड फिजिबल बाय द स्टेट, नेदर अबैंडनिंग नॉर स्पून फीडिंग। यहाँ पे एफर्मेटिंग एक्शन ली जा सकती है फॉर इक्वालिटी। नेक्स्ट है जस्टिस एज फेयरनेस, जैसे जॉन रॉल्स ने दिया था, जस्टिस को रीडिफाइन किया था उन्होंने। वाइल प्रोटेक्टिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ही प्रोपाउंडेड डिफरेंस प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू रिकनसाइल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी। जॉन रॉल्स जो यहाँ पे डिफरेंस प्रिंसिपल की बात करते हैं और एफर्मेटिव एक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे स्टेट के रोल को वो रिकॉग्नाइज करते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो ये था टेनेंट्स। अब देखते हैं थिंकर्स। जे.एस. मिल जैसे हमने देखा जो जिन्होंने आइडियलिज्म लाया है लिबरलिज्म में, जो यूटिलिटेरियनिज्म को मॉडिफाई किया। उसके बाद टी.एच. ग्रीन, इनकी एक बुक है प्रोलोगमिनिया टू एथिक्स 1884, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। टी.एच. ग्रीन भी जो लिबर्टी है उसको डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। जो कैनीज हैं, कैनीज इंपॉर्टेंट है, इसमें इन बुक थी जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936। जेम कैनीज का जो रोल है वो कहते हैं कि जो रेगुलेट करना पड़ेगा, जो मार्केट है उसको फ्री नहीं छोड़ सकते। तो
जो रेगुलेट कैसे करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में कैसे रेगुलेट किया जा सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में जो इस मॉडल को अपनाया था थ्रू जैसे 1944 में ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस बने थे कॉन्फ्रेंस के बाद, जैसे IMF जो एक्सचेंज रेट को मैनेज करना या फिर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है उसको स्टेबल कैसे रखना है, ये सारा इसका काम था रेगुलेट करने का। जो वर्ल्ड बैंक बना बाद में IBRD, उसके बाद गैट जो बाद में WTO बना, तो ये था इंटरनेशनल मार्केट को कैसे रेगुलेट किया जाए ऑन द बेस ऑफ केनिस मॉडल। डोमेस्टिक में हम देखते हैं जो डोमेस्टिक जो है उस एरा ऑफ कंट्रोल कैपिटलिज्म माना जाता है 1944 से लेकर 1975 तक। डोमेस्टिक में कैसे उसको रेगुलेट किया जा सकता है, जैसे टैक्सेशन बढ़ाना, गवर्नमेंट जो अपना रोल है उसको बढ़ाना, कोई भी एक्टिविटीज़ उनको रेगुलेट कर सकता है। और यहाँ पे स्टेट का रोल है तो उसको कि जब स्लो डाउन है इकॉनमी तो वो स्पेंडिंग यानी एक्सपेंडिचर बढ़ा के उसको इम्प्रूव कर सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि स्टेट का रोल इम्पॉर्टेंट है फॉर द स्टेबिलिटी। उसके बाद जो मॉडल है जो 70s में फेल हो गया था उसको हम पढ़ेंगे इसके ड्रॉबैक्स में, लिमिटेशंस में, जिसके बाद जो आया था न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म। उसके बाद जो जॉन रॉल्स है थ्योरी ऑफ जस्टिस देते हैं, डिफरेंस प्रिंसिपल देते हैं, ये भी स्टेट के रोल को रिकॉग्नाइज करते हैं, अभी देखा उन्हें। उसके बाद जो हॉबहाउस, लास्की और टॉनवे, यहाँ तक हमने देखा इसके जो क्या टेनेंट्स थे और क्या थिंकर्स थे। अभी इसका देखते हैं ड्रॉबैक्स। इन प्रैक्टिस जो है सारा उन्होंने स्टेट का रोल को रिकॉग्नाइज किया मॉडर्न लिबरलिज्म में। ऑन ग्राउंड कौन कौन से जो स्टेप्स लिए गए, रूजवेल्ट की जो न्यू नेशनलिज्म था 1910 में, ये भी स्टेट के रोल को रिकॉग्नाइज करता है, रेगुलेशन की बात करता है। वुडरो विल्सन का जो न्यू फ्रीडम का कॉन्सेप्ट था, ये भी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट न्यू डील US में जो ग्रेट डिप्रेशन के बाद जो स्टेप लिए गए, ये भी मॉडर्न लिबरलिज्म का ही जो एक एग्जांपल है। उसके बाद जो बेवरेज रिपोर्ट 1942 UK में, इसको भी देखा जाता है। तो ये थे इसके जो प्रैक्टिकल जो एग्जांपल्स। उसके बाद जो मॉडर्न लिबरलिज्म जो 1944 से 1975 तक रहा, उसके बाद जो कोलैप्स कैसे हुआ वो देखते हैं। 1970s में आते आते जो ब्रेटन वुड्स जो इंस्टीट्यूशंस थे वो ब्रेक डाउन हो गए थे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जो उसके इम्प्लीकेशंस देखे गए और बहुत सारे जो वर्ल्ड इकॉनमी में या फिर डोमेस्टिक इकॉनमी में उसकी क्राइसिस देखे गए, जिनको वो जो इंस्टीट्यूशंस थे वो नहीं बचा पाए। जैसे ऑयल शॉक बाई ओपेक कंट्रीज़, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन स्टैगफ्लेशन, इसको भी नहीं कंट्रोल कर पाए। फॉलिंग जो कॉरपोरेट प्रॉफिट था वो भी कम हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें थी, इनको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी स्टेट। तो इसी वजह से डिमांड उठी कि रिवाइव किया जाए क्लासिकल लिबरलिज्म को अंडर नोवल कंडीशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो इसी को बोला गया न्यू लिबरलिज्म। न्यू लिबरलिज्म ने सोल्यूशन दिया क्या, फ्री मार्केट और फ्री ट्रेड इकोनॉमी का मॉडल। इसको इन प्रैक्टिस में कैसे लाया गया, न्यू क्लासिकल या फिर कंटेम्प्रेरी मॉडल ऑफ लिबरलिज्म। डोमेस्टिक मार्केट जो थी US में, यूएस में रेनॉल्ड रेगन जो 1980s में उसकी जो पॉलिसीज़ थी। उसके बाद जो UK में जो मार्गरेट थैचर जो 1980s में, इन्होंने कहा कि देयर इज़ नो अल्टरनेटिव तो गो बैक टू क्लासिकल लिबरलिज्म, यानी उसके जो फीचर्स हैं उनको दोबारा रिवाइव किया जाए। पोस्ट कम्युनिस्ट जो रशिया था उसमें रिफॉर्म्स लाए थे, वो भी एक एग्जांपल है। जैसे इंडिया में LPG रिफॉर्म्स लाए गए, स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट जो प्रोग्राम रिफॉर्म्स थे। उसके बाद जो एशियन टाइगर्स थे, इन्होंने भी ये चीज़ें की। इंटरनेशनल मार्केट को कैसे रेगुलेट किया जा रहा था 70s तक, और इसकी फेलियर के बाद कैसे उसमें न्यू लिबरल आइडियाज़ बाई न्यू लिबरल लीडर्स, जो गैट था, जो IMF था, वर्ल्ड बैंक था, जो यानी इन सब में क्या हुआ, न्यू लिबरल लीडर्स थे वो डोमिनेट करने लगे और उनके जो आइडियाज़ थे उनको स्प्रेड करने लगे। ये देखा हमने इसके जो प्रैक्टिस। और अब देखते हैं जो न्यू क्लासिकल यानी कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म है वो किसको सपोर्ट करते हैं, नेगेटिव लिबर्टी को। यहाँ पे वो बात करते हैं स्पॉन्टेनियस ऑर्डर की। स्पॉन्टेनियस ऑर्डर, इसमें मेन जो थिंकर है वो है हेग। इसमें हेग ने क्या कहा था, जो प्लान्ड इकॉनमी है वो उसके अगेंस्ट है, उसको ख़त्म करने की बात की थी। और बोलेंगे रियल जो इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं उनकी बात करने की बात की। और जो कलेक्टिविज्म है उसको उन्होंने रिजेक्ट किया था। उसके बाद नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं, निगेशन ऑफ द रोल ऑफ द स्टेट इन इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
लिबर्टी अगेंस्ट द स्टेट, यहाँ पे भी वही बात की जा रही है जो लिबर्टी अगेंस्ट द स्टेट रोल। उसके बाद रोल बैक ऑफ स्टेट, स्टेट का जो रोल था नाइट वॉचमैन का उसको दोबारा रिकॉग्नाइज़ किया गया, और स्टेट का जो रोल था जो वेलफेयर स्कीम्स के लिए वेलफेयर जो उसको फिर से कम कर दिया गया। उसके बाद फ्री मार्केट, जो लेज़र-फेयर इकॉनमी का जो कॉन्सेप्ट था उस पर दोबारा फोकस किया गया। डिसइन्वेस्टमेंट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीज़ें वापस से स्टार्ट की गई। जस्टिस, मेरिटोक्रेसी, ओपन कंपटीशन, इन सब की बात की गई इसमें। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ उन्होंने बोला ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी वेल्थ। उसके बाद इसमें थिंकर्स कौन कौन से हैं? एफ ए हैक, इन्होंने बुक्स लिखी थी रोड टू सर्फडॉम 1944, इंडिविजुअलिज्म एंड इकोनॉमिक ऑर्डर 1948, फैटल कंसीट 1988। मिल्टन फ्रीडमैन द ग्रेट कॉन्ट्रैक्शन, नॉजिक जो यूएस के एक थिंकर हैं उन्होंने बुक लिखी थी एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में। बर्लिन टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी 1958, मोरे रोथबैर्ड। तो ये थे थिंकर्स। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट लिबरलिज्म का। इसके जो स्ट्रीम्स थे, स्कूल्स थे 3, और फर्स्ट से कैसे फिर डेवलप हुआ दूसरा, और दूसरा फिर उसके बाद तीसरा। तो इसको हम रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले लिबरलिज्म जो है वो एज